हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग जो क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर है, इसमें जो आपका 5 टॉपिक एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। 5 टॉपिक अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका 5 टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। कौन सा है? रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे आपका ये जो सेंटेंस है ये व्यवस्थित नहीं है, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और इसको आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, जो आपका सब्जेक्ट हो। फिर आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर। फिर आपको जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर आपको प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी, तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो पहले नहीं लिखा हुआ है, आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है? इसमें जो दे है ना, दे, ये आपका सब्जेक्ट है। तो यहां आपको सबसे पहले दे लिखना होगा। ठीक है, दे। अब इसमें देखो दे, अब आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें तो इज, आर, एम, वाज, वेयर कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ प्ले, आपका क्रिया क्या है इसमें? प्ले, मतलब खेलना, प्ले। ठीक है, दे फिर लिखना है, फिर आपको प्ले लिखना है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है हॉकी। क्या है? हॉकी। ठीक है, हॉकी। अब आपको देखो आपका बचा क्या है? आपका बचा है ऑन एवरी संडे। तो ऑन एवरी संडे मतलब होता है प्रत्येक जो रविवार को। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दो एवरी संडे। तो ऐसे आपको रीऑर्डर करना है और आपको फुल मार्क मिल जाएगा। देख सकते हो, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, वीआईएमपी है, तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, सारा आप लोग नोट कर लो जितना मैं बता रहा हूँ। दूसरा देखो, दूसरा जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है वो लिखा हुआ है सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। अब इसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट है? इसमें आपको दिख रहा है वी, वी यानी कि हम, ये आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ आपको सबसे पहले लिखना है वी। अब इसमें आपका शुड जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको आपको शुड को लिखना होगा, शुड। ठीक है, शुड। अब आपको जो आपका क्या, जो आपका वर्ब है उसे लिखना होगा। तो यहाँ वर्क जो है, वर्क, ये आपका वर्ब है, तो वर्क लिखो। फिर आपको क्या लिखना है? वर्क हार्ड। अब किसके लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा? फॉर सक्सेस के लिए, यानी कि सक्सेस, अगर आपको सक्सेस होना है तो भाई कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर सक्सेस। तो ये आप देख सकते हो कितना आसान तरीके से बनाया जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा अब अगर आप पढ़ने में पढ़ रहे हो अच्छे से, मतलब समझ के पढ़ रहे हो, तो आप इसे भी तुरंत कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो, यहाँ देखो, लॉस हिज रीग्रेटिंग सेलर द ग्रेडिक राइड। इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ आपको ये जो रीग्रेटिंग है इसको आगे लिखना पड़ेगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और आप लोगों को ध्यान से समझना है, याद कर लेना है। ठीक है, रीग्रेटिंग हिज लॉस। ठीक है, जैसे ये मतलब अपनी हार के मतलब पछतावा कर रहे थे, लॉस। ठीक है, कौन? द ग्रेडी सेलर, जो लालची व्यापार सेलर था, द ग्रेडी सेलर, ये आपका है सब्जेक्ट। क्राइड, ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन आगे आपको ये जोड़ना होगा रीग्रेटिंग हिज लॉस। ठीक है, तो ये आपका 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं। ये एक प्रकार का आपका एक्सरसाइज है, इसको करना जरूरी है। मैं आपको लगातार वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो सारे करा रहा हूँ। अगर आप लगातार देख रहे हो वीडियोज को तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये आप पहला खुद से करो, फिर आप देख कर करो जैसा मैं बता रहा हूँ, दूसरा भी करो, तीसरा भी। ये सारा आप एक्सरसाइज करो घर पर बैठकर। ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम ज़्यादा दूर है नहीं और आपको मेहनत करना पड़ेगा अच्छे अंक लाने के लिए। तो ये है हमारा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। अब हम लोग देखेंगे जो अगला हमारा टॉपिक है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आपके बोर्ड एग्जाम में ग्रामर सेक्शन में पूछा जाता है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप देख सकते हो। पहला जो हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सी वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर। सी वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर। यहां आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो आपका ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे इसमें जो हर ब्रदर है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। और ये आपका जो आपका सी है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन आपको इसको ऑब्जेक्टिव केस में लाना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाओगे?
थोड़े रूल्स हैं, जैसे यहाँ वाज है तो आपका ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वाज के साथ विंग लग जाएगा, क्योंकि अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो वाज के साथ विंग लग जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज आर एम के साथ भी आपका विंग लग जाता है, ठीक है। तो याद रखना इतना। तो यहाँ आपका हर ब्रदर आपको सबसे पहले लिखना है, हर एंड ब्रदर। हर ब्रदर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको लगाना है वाज, जो आपका वाज है, केवल वाज के साथ आपको लगा देना है विंग, ठीक है। याद रखना एक्टिव से पैसिव बदलते समय विंग लगा देना है, ठीक है। और ये याद रखना कि इसमें हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। एंड आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिखने के लिए आपको यहाँ बाई का प्रयोग करना पड़ेगा। बाई और सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हार होता है, तो सी को आपको ऑब्जेक्ट बना देना है, हार कर देना है। ये देख सकते हो, ये है आपका पैसिव वॉइस, यानी कि पी से पैसिव, वी से वॉइस, ये है आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो बता सकते हो, वैसे बहुत ज़्यादा आसान है। ये ध्यान से समझना, हु वाला इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, ठीक है। हु वाला आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो यही आएगा, हु राइट्स से लेटर, क्योंकि मैंने देखा है ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। और ये इसका जो रूल्स है थोड़ा सा चेंज है। जैसे हु अगर आ जाए तो आपको हु को चेंज करना है बाई हुम में। किस में चेंज करना है, बाई हुम में, ठीक है। वाई होम में चेंज करने के बाद ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इज आर एम का प्रयोग किया जाता है, तो इज लगेगा, ठीक है। एंड ए लेटर ये आपका है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये ए लेटर पहले लिख दो, ए लेटर। अब आपको क्या करना है, इसका जो क्रिया है यानी कि राइट्स का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। बस इतना सा करना है, छोटा सा काम, बस, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, ये दूसरा नंबर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा है, पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। तो इसे आप कैसे बनाओगे, यहाँ जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है द फ्रीडम फाइटर्स है, ठीक है। याद रखना इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपको सब्जेक्ट लिख लेना है, इसको सब्जेक्ट में चेंज कर लेना है, द फ्रीडम फाइटर, ठीक है, फाइटर्स। अगर फाइटर्स आ गया यानी कि बहुत सारे लोग हैं, यस जुड़ चुका है, तो यहाँ आर का प्रयोग करो, क्योंकि ये जो आपका टेंस है ना, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ऑलवेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आर, फिर आपको ऑलवेज लगा देना है, ऑलवेज, ठीक है। एडमायर्ड, एडमायर का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, एडमायर्ड बाई द, बाई क्यों लग गया, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के आगे बाई हमेशा लगाना होगा, बाई द पीपुल। बस इतना सा याद रखना है, हमेशा याद रहेगा। लिखा क्या है यहाँ, मैंने द फ्रीडम फाइटर्स को आगे लिख दिया, यानी कि इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया। थोड़ा ध्यान से समझना, नोट्स बना लेना, ठीक है। एंड आर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आपका बहुवचन है, बहुत सारे फाइटर्स हैं, देख सकते हो बहुत सारे फाइटर्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये लगा दिया। एंड फिर आपका वही चीज़ें जो आपको करना था। ये हो गया हमारा जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा तीसरा नंबर टॉपिक है, और इसमें मैं आपको कुछ ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझना, कोई भी ऐसा ना हो कि आपको ना समझ में आए, सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है माई फ्रेंड सैड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल यू गो टू स्कूल टुमारो, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। इस प्रकार से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है माई फ्रेंड। इतना लिखने के बाद आप याद रखना कि यहां लिखा हुआ है सैड टू, बट ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका इंट्रोगेटिव है। कौन सा है, विल आगे लगा हुआ है ना, तो इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव अगर हो तो सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, आस्क्ड। क्या लगाते हैं, आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड मी। अब एक बात याद रखना, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ मैं इफ का प्रयोग कर दिया। अब आपको इसको सिंपल में चेंज कर लेना है। सिंपल का मतलब क्या है, जैसे आपका विल आगे है तो इन सबको नहीं करना है, आपको इसको जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उस टाइप से चेंज कर लेना है। जैसे आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपका जो
हेल्पिंग वर्ब हो, फिर आपको वर्ब लिखना है। जैसे देखो यहाँ यू है, यू, और यू जो आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। तो ये जो मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। याद रखना, थोड़ा सा आपको रूल्स याद करना पड़ेगा। और विल को हम लोग वुड में चेंज कर लेते हैं, वुड, ठीक है। अब देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सा मैंने चेंज किया, गो टू को गो टू लिख दो, गो टू, और स्कूल, ठीक है, स्कूल, ओके। अब देखो टुमारो को क्या लिखते हैं, द नेक्स्ट डे। याद रखना, अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको याद रखना है। जैसे टुमारो को हमको क्या चेंज करना है, द नेक्स्ट डे, एस्टरडे को द प्रीवियस डे, दिस को डैट में। ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो तो थोड़ा रूल्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा देखो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसमें क्या कह रहा है कि द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि जो टीचर हैं वो बच्चों से कह रहे हैं या फिर विद्यार्थी से कह रहे हैं कि जो सूरज है वो कहाँ से निकलता है, ईस्ट, यानी कि ईस्ट से, ठीक है, राइजेज, उगना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना है, मैं आपको अभी समझा दूंगा क्या करना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले आपको लिखना है द टीचर, द टीचर। अब सैड टू के स्थान पर टोल्ड कर लो, टोल्ड, क्योंकि याद रखना ये आपका सिंपल सेंटेंस है तो इसलिए आपका टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। टोल्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब देखो इफ या यहां जो आपका है ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लिखोगे, डैट, क्या लिखोगे, डैट, ठीक है। केवल इफ का प्रयोग तब किया जाएगा जब आपका टेंस जो है वो इंट्रोगेटिव में हो। जैसे यहाँ इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है ना, तो क्या करोगे, बदलोगे, नहीं बदलना है, क्योंकि ये जो आपका है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि सन जो है राइजेज इन द ईस्ट, सन राइज कहाँ से होता है, कौन सी दिशा से, ईस्ट से। तो ये आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, इस टेंस में आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं करना, जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख दो। जैसे लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको लिख देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। अब देखो यहाँ अगला, मीरा सैड टू हर मदर, यानी कि मीरा अपने माता से कहती है आई विजिट माई अंकल एस्टरडे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा है। ये कौन सा टेंस है पहले आप ये पहचानो, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट को इनडायरेक्ट में बदला जाए तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अगर पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आप याद रखना, ठीक है, नहीं याद है तो अभी पता चल जाएगा। मीरा सैड टू जो है यहाँ क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, हर हो जाएगा मदर, ठीक है, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं, केवल टोल्ड कर दो जहाँ सैड टू है। अब यहाँ आपका कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का प्रयोग कर लो, डैट। अब यहाँ आई है, आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ आई जो है ये मीरा से बदलेगा, तो मीरा क्या है, एक महिला है, और महिला के लिए यहाँ सी का प्रयोग किया जाएगा, सी। और यहाँ आपका पास्ट परफेक्ट का हैड होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड, और ये आपका थर्ड पर्सन ही रहेगा, ठीक है, विजिटेड, ठीक है। एंड माई अंकल, माई अंकल, और मैंने क्या कहा था, एस्टरडे को किस में बदलना है, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में, ठीक है। बस ये है हमारा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। ये है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम लोग देखेंगे जो अगला हमारा टॉपिक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या करना है, मैं आपको 4 ऐसे प्रीपोजिशन बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। यहाँ फर्स्ट आप देख सकते हो, सेकंड देख सकते हो, थर्ड देख सकते हो, फोर्थ देख सकते हो।
ये 4 ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि अब की बार भी इसमें से एक ना एक प्रीपोजिशन आ जाए। जैसे लिखा हुआ है ही हैज बीन चार्ज्ड, फिर यहाँ डेड डेड थेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ आपको कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है ये आपको नहीं पता होगा, तो यहाँ आप लोगों को कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, चार्ज लिखा हुआ है तो इसके साथ साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रीपोजिशन लग जाएगा। बस यही विथ लगा दो, आपको नंबर मिल जाएगा, फुल नंबर। तो इस प्रकार से आप याद रखना, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन याद कर लेना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद कर लेना कहाँ फॉर लगेगा, कहाँ विथ लगेगा, कहाँ एट लगेगा, कहाँ सिंस लगेगा। 2-3 टाइप के हैं जो मैं आपको बिल्कुल पक्का करा दूंगा। जैसे लिखा हुआ द बॉयज वियर रनिंग, फिर यहाँ आपका डैश डैश द रोड। अब आपका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ऑन, फॉर या ऑफ, कौन सा प्रयोग किया जाएगा, कौन सा यहाँ प्रीपोजिशन लगेगा। और अगर आपको नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। देखो जो बच्चे हैं वो सड़क पर दौड़ रहे हैं, सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी पता चल जाएगा। देखो द माई फादर लिव्ड इन मुंबई, फिर यहाँ आपको 10 ईयर, फिर यहाँ आपका फॉर लिखा हुआ है, सिंस लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ एक बात याद रखना कि ये कोई निश्चित समय नहीं है। क्या है, एक निश्चित समय नहीं है। 10 ईयर कब से, मतलब 10 ईयर, ऐसा नहीं कि कह दिया गया कि 1943 से 10 साल, नहीं ऐसा नहीं कहा गया, कोई निश्चित नहीं है कब से ये बता रहे हैं। 10 साल हो तो चुका है लेकिन कब से है, तो इसीलिए यहाँ कोई निश्चित समय ना हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन में याद रखना, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो यहाँ लिखा हुआ है ही हैज़ बीन लिविंग हियर एंड, यहाँ 1960। अब ये निश्चित है कि 1960 से यहाँ रहते हैं, तो इसीलिए आपका यहाँ ऑफ, सिंस, एट किसका प्रयोग किया जाएगा। निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करो, अगर निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करो, नहीं निश्चित है तो फॉर का प्रयोग करो, फॉर। तो भाई निश्चित है इसलिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। तो ये है हमारा प्रीपोजिशन। और आप लोग एक्सरसाइज करते रहो घर पर, जितना प्रीपोजिशन है थोड़ा थोड़ा आप एक्सरसाइज करो घर पर, जितना ज़्यादा करोगे एक्सरसाइज उतना ज़्यादा नंबर आने के चांस होते हैं। ठीक है, तो आप लोग लगातार एक्सरसाइज करते रहो। ठीक है, ये हमारा चौथा नंबर टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा 5वां नंबर टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन। तो ध्यान से समझना होगा, आपका ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है क्योंकि 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, चींटी पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। सबसे पहले आप बताओ ये कौन सा टेंस है, बहती जा रही थी। सबसे पहले आपको टेंस पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, फर्स्ट। और दूसरा नंबर, कौन बहती जा रही थी, एक चींटी। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, एक सब्जेक्ट, यानी कि एक चींटी का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट हो चुका है, सब्जेक्ट हमें मिल गया। और ये भी पता चल गया कौन सा टेंस है, तो यह है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप समझो, ए चींटी का क्या होगा, एन लगा दो पहले, और आंट मतलब चींटी, यानी कि ANT, एन आंट। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वाज का प्रयोग किया जाएगा, वाज या वेयर का, तो वाज। और बहती, पीछे से चलो, बहती मतलब होगा फ्लोइंग, फ्लोइंग मतलब बहना, फ्लो, सॉरी FLOW, फ्लो, लेकिन इसमें ING का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्लोइंग। ठीक है, बहती। अब देखो यहाँ, अब देखो ध्यान से पीछे से चलना है, थोड़ा सा समझना होगा। चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। अब यानी कि यहां आपको फ्लोइंग लिखना है, यानी कि में धारा की नदी। अब यहां आपको लिखना है एलोंग, एलोंग एंड द करंट। द करंट मतलब होता है धारा, ये आपका प्रीपोजिशन है एलोंग। ठीक है, एलोंग एक प्रीपोजिशन है, द करंट यानी कि द करंट। अब क्या लिखना है, द करंट ऑफ ए रिवर, यानी कि करंट और की का आपका ऑफ लग जाएगा, और ऑफ ए रिवर, ऑफ ए रिवर, बस इतना सा करना है। यानी कि एन आंट वाज फ्लोइंग अलोंग द करंट ऑफ ए रिवर, यानी कि एक जो चींटी थी वो नदी की धारा में बहती जा रही थी, वह किनारे आने का प्रयास या फिर कोशिश कर रही थी। यानी कि वह कौन,
वह का आप क्या लिखोगे, वह का आप इट लिख देना, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि महिला है कि सी का प्रयोग करो, तो यहाँ आप इट लिखो। ये आपका सब्जेक्ट मिल चुका है। अब जा रही थी, ये भी वही टेंस है, वाज, ठीक है, नहीं कोशिश कर रही थी तो ये भी वही टेंस है, तो वाज का प्रयोग करो, क्योंकि वाज एंड फिर पीछे से चलो, वाज ट्राइंग, ट्राई मतलब तो कोशिश करना होता है, लेकिन आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, ट्राइंग, ठीक है। आप देखो किनारे आने का, यानी कि यहां आपको टू लगाना है, फिर कम, कम मतलब आना, टू कम, कहाँ आने की कोशिश कर रही थी, टू कम एंड टू द बैंक, यानी कि किनारे, बैंक का मतलब होता है किनारा, बैंक, ठीक है, बस ये बैंक किनारा, ये जो आपका है, बस यहां तक हमारा टेंस बन चुका है। बट लेकिन, लेकिन का आप लिख दो बट आ नहीं पा रही थी, यानी कि आ नहीं पा रही थी, यानी कि बट कुड नॉट कम, यानी कि यहाँ आपको केवल यही लगाना है, कुड नॉट कम, पूरा नहीं लिखना है, बस इतना। देखो यहाँ से नहीं आ पा रही थी, यानी कि पा रही थी, यानी कि कुड नॉट कम। देखो ये आपका थोड़ा इम्परेटिव टाइप का है, ठीक है। एंड एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, कौन तोड़ा, एक तोते ने, यानी कि सबसे पहले आप लिख दो ए पैरट, ए पैरट, ठीक है। अब आप डैश लगाओ, तोड़कर क्या, तोड़कर अगर कर साथ जुड़ा हो तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या, प्लिकिंग, PLUCKING, प्लिकिंग कर देंगे, क्योंकि ये आपका इन्फिनेटिव है, ठीक है। प्लिकिंग किसको तोड़ा, ए लीफ, ए लीफ, यानी कि प्लिकिंग ए लीफ, ठीक है। अब देखो यहां कहा, यानी कि पानी में डाल दिया, यानी कि ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर, चींटी पत्ते पर बैठ गई, कौन बैठ गई, द आंट, यानी कि चींटी जो थी, द आंट सेट, यानी कि सेट मतलब होता है बैठना, ऑन द लीफ, यानी कि पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई, एंड मतलब और इट्स लाइफ, यानी कि उसका जान, इट्स लाइफ वाज, बचना का आप लिख सकते हो सेव्ड, मतलब बच गया, सेव्ड रह गया, बस इतना सा आपको करना है। और इतना सा अगर आप सही सही कर दोगे तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर आप माइंड लगा कर पढ़ोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है हमारा 5 जो ग्रामर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप इसे कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। ये था आज का हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, और आप लोग ये जितना बताया जा रहा है इसको नोट्स कर लेना, ठीक। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।